नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी शालिग्राम एकेडमी में। दोस्तों, YouTube के ऊपर जो आपका कोर्स चल रहा है उसके अंदर क्लास 6 NCERT की जो आपका सोशल साइंस वाला पोर्शन है उसमें हमने हिस्ट्री की बुक स्टार्ट की है, हमारे अतीत। उसके अंदर हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिए हैं कि किस तरह से आदमी स्टार्टिंग में शिकारी था और बाद में वो किसान बना और बाद में पशुपालक बन गया। और उसके बाद में हमें वहाँ के नगरों की और उन नगरों से मिलने वाली चीज़ों की, जैसे कि बर्तन, आभूषण, औजार, उनके बारे में जानकारी मिली। फिर हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में पढ़ा। अब हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे कि जब वो टाइम पीरियड भी बीत गया और कुछ नए नगरों की हमें जानकारी मिली, तो उस वक्त के जो नगर थे उसके बारे में हम जानेंगे। प्रारंभिक नगर। तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसी एक कहानी दे रखी है कि 2 बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं और उनको उनकी गली के पास में एक पुरानी बिल्डिंग दिखती है जिसकी सभी लोग तारीफ करते हैं। तो वो हैरान होते हैं कि इस पुरानी और जर्जर बिल्डिंग की लोग इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। ये वो इमारतें होती हैं जो कि हमें हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में बताती हैं और सरकार भी इनकी रक्षा करती है क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक नगरों के अंदर सबसे पहले हड़प्पा की बात करते हैं। कुछ नगर थे जिनके नाम आप जान लीजिए। हड़प्पा था, जैसे मोहनजोदाड़ो था, कालीबंगा था, चन्हूदड़ो था। ये सारे के सारे नगर हड़प्पा सभ्यता के हैं। सबसे पहले जो नगर मिला था वो हड़प्पा नामक जगह पे मिला था, इसलिए इस तरह के जितने भी नगर मिले हैं उन सभी को मिला के हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति नाम दे दिया गया। हो सकता है कुछ नगर उससे पुराने हो सकता है कुछ उससे नए हों, पर इन सभी जगह पे सेम चीज़ें मिली हैं। और सबसे पहले क्योंकि हड़प्पा मिला है इसलिए इसका नाम, सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। तो इसमें एक आपको स्टोरी बताई है कि आज से 150 साल पहले, मतलब जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, उस वक्त अंग्रेजों ने यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया। तो जब वो रेल की पटरियाँ बिछा रहे थे तो उन्होंने ज़मीन को खोदा तो उसके नीचे से उन्हें ईंटें मिली। अब उन ईंटों को उन्होंने सोचा नहीं कि ये ईंटें कहाँ से आ रही है या ये क्या हो सकती है। उन्हें तो लगा कि चलो फ़ायदा हो गया। उन्होंने सारी ईंटें निकाली और रेलवे ट्रैक बनाने के अंदर वो सारी की सारी ईंटें उन्होंने यूज़ कर ली। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद में, यानी कि आज से कम 80 साल पहले, उस जगह की खुदाई की गई। खुदाई के अंदर उनको पता चला कि जहाँ से वो ईंटें निकली हैं वहाँ पे एक्चुअली नीचे क्या है, पुराने ज़माने में कोई शहर बसा हुआ था, कोई नगर बसा हुआ था। तो इस जगह की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने। बुक के अंदर नाम नहीं मिलेगा, फिर भी आप लिख सकते हैं। दयाराम साहनी ने इस जगह की खुदाई की थी, हड़प्पा नगर की। और ये जो हड़प्पा का नगर है सिंधु नदी की सहायक नदी रावी नदी के एक तट पर मिला है। तो वहाँ पर उन्होंने खुदाई की तो उनको पता चला कि यहाँ पे 4700 साल पहले एक नगर था। ये कैसे पता चला? वहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं, जब उनका वैज्ञानिक पद्धति से पता लगाया गया तो पता चला कि ये जो नगर है यहाँ आज से 4700 साल पहले था। चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इन नगरों की विशेषताएं क्या थी। अब कहीं पे कुछ नगर मिला है तो वो पहले से अलग था, ये कैसे पता चलेगा? जब उसमें कुछ नई चीज़ें मिलेगी। तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो भी नगर मिले हैं, चाहे वो किसी भी नगर के रूप में हमारे सामने आया है, तो इस नगर की विशेषता ये थी, एक तो यहाँ पे मकानों के अंदर स्नानागार बने हुए थे, मतलब कि बाथरूम बने हुए थे। दूसरा, घर के अंदर कुएं थे और इनके जो मकान बने हुए थे वो बीच में आंगन था और चारों तरफ कमरे बने हुए थे। कहीं 1 मंजिल के भी मकान मिले हैं और कहीं 2 मंजिल के भी मकान मिले हैं। साथ ही साथ इन शहरों के अंदर सड़कें मिली है व्यवस्थित, समकोण पर काटती हुई। समकोण पर काटती हुई सड़कें का मतलब जैसे एक सड़क इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। ऐसा नहीं है कि गोल घूमती हुई सड़कें हैं या कहीं से कोई भी सड़क आके मिल रही है, इस तरह से नहीं था। यहाँ पे जो सड़कें मिली हैं वो इस तरह से व्यवस्थित रूप से, जैसे कि एक सड़क यहाँ से जा रही है, एक सड़क यहाँ से जा रही है, ये यहाँ पे कुछ घर बने हुए हैं तो एक सड़क यहाँ से जा रही है, यहाँ पे भी घर बने हुए हैं। तो इस प्रकार से ये सारी सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। इसके साथ ही इन घरों के अंदर, ठीक है, इन घरों के साथ जुड़ी हुई, इनकी गलियों के साथ जुड़ी हुई और सड़कों पर नालियाँ मिली हैं। मान लीजिए ये घर है, यहाँ से एक नाली आ रही है और ये यहाँ पे नाली बनी हुई है। ये मेन सड़क है, यहाँ पे जाके एक बड़ी नाली है, उसके अंदर ये नाली मिल जाती है। ऐसा कैसा इधर से भी होता है, ऐसा कैसा इधर से भी होता है। और फिर ये जो बड़ी नालियाँ हैं ये आगे जाके किसी बड़े नाले के अंदर मिल जाती हैं। तो एक सुव्यवस्थित व्यवस्था, पूरी एकदम सुव्यवस्थित नगर प्रणाली वहाँ पे बसी हुई थी। साथ ही साथ
वो पानी आराम से नालियों में बह के जा सके, इसलिए उन नालियों के अंदर क्या दे रखी थी, ढलान भी दे रखी थी। तो अभी अभी जो मैंने सारी चीजें बोली हैं ये है हड़प्पा कालीन नगरों की विशेषता। इसके अलावा एक मेन चीज, वहां पे जो नगर मिले हैं वो किस तरह से मिले हैं उसके बारे में देख लेते हैं हम। वहां पे एक तो आपको पता है कि वहां पे खुदाई के अंदर ईंटें मिली थी। तो ईंटें कहाँ पर होती हैं, जब हम मकान बनाते हैं, जब हम दीवारें बनाते हैं, उनको बनाने के लिए ईंटों से चुनाई की जाती है। तो वहां पे एक नगर मिले हैं, जैसे कि ये मान लीजिए, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, आपको समझाने के लिए मैं एक रफ चित्र बना रहा हूं। मान लीजिए ये एक नगर है, ठीक है, इसके मैं दो पार्ट कर देता हूं। आप देखिए मुझे, ये वाला पार्ट क्या होगा, हमारा पश्चिम होगा। अगर आप अपने सामने मैप देख रहे हैं तो ये वाला पार्ट क्या होगा, पश्चिम, और ये वाला क्या होगा, पूर्व होगा। तो मान लीजिए ये एक नगर बना हुआ है, ये दो भागों में है, ये भाग बड़ा है और ये भाग छोटा है। तो ये वाला जो भाग है, पश्चिम वाला भाग, ये एक तो छोटा है और दूसरा क्या है, ये थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ है। मान लीजिए कि ये मेरे सामने जैसे सीट्स लगी हुई है और मैं ऊपर खड़ा हूं, ठीक है, तो वो हो गया निचला भाग। और ये प्लेटफॉर्म जिस पे मैं खड़ा हूं वो है तो छोटा पर वो ऊंचा है। तो ये वाला भाग हो गया पश्चिम भाग और ये वाला भाग हो गया पूर्व भाग। तो ये जो ऊपर वाला भाग था, ऊंचाई पे हमेशा कौन रहते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो राजा लोग होते हैं। आप किसी किले पे घूमने जाइए, किसी भी शहर के अंदर अगर आपको किला दिखता है, दुर्ग दिखता है, वहां घूमने जाइए, तो किले हमेशा क्या बनते थे, ऊंचाई पे बनते थे। और वहां पे कौन रहता था, राजा और उसका परिवार रहता था। और नीचे जो नगर होता था वहां पे सामान्य लोग रहते थे। तो ये जो पश्चिम का हिस्सा है इसको जो है नगर दुर्ग नाम दिया गया। क्या बोला गया है, नगर दुर्ग। ये नगर दुर्ग का हिस्सा था। और ये जो पूर्व का हिस्सा था, ये नीचे था, इसको बोला गया है निचला नगर। क्या बोला गया है, निचला नगर। ये कि ये चीजें बुक के अंदर ऐसे कैसे दे रखी है, मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप अपने शब्दों में लिख सकें। आप साथ में अपनी नोटबुक लेके बैठिए, आप उसमें लिख भी सकते हैं। अगर आप दिमाग में सेट कर लेते हैं तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो। और बाकी अंडरलाइन अगर करवाना है तो मैं स्क्रीन के ऊपर, आपका चैप्टर ओपन है, मैं वहां भी करवा दूंगा। तो ये निचला नगर है, ये पूर्वी भाग है। ये जो है पश्चिमी नगर दुर्ग का हिस्सा है, ये पश्चिमी भाग है, ये थोड़ा ऊंचाई पर है। अब नगर दुर्ग और निचला नगर ये दोनों ही किससे घिरे हुए हैं, रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। रक्षा प्राचीर मतलब सेफ्टी वॉल। अपन घर के चारों तरफ सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, एक बड़ी सी दीवार बना देते हैं, बाउंड्री बना देते हैं, खेत के चारों तरफ, घर के चारों तरफ। इसी तरह की रक्षा प्राचीरें कहाँ बनी हुई थी, यहाँ बनी हुई थी। तो वो ईंटें इन रक्षा प्राचीरों की, और जो यहाँ मकान बने हुए थे वहां की थी, जो कि रेलवे की खुदाई के अंदर निकली थी। तो अब इसके अलावा और क्या मिला है, ये तो मिल गया आपको नगर दुर्ग और निचला नगर। इसके अलावा इन शहरों से कुछ विशेष इमारतें मिली हैं। मान लीजिए आपका शहर है, जैसे कि आगरा है, वहां पे मकान, घर ये तो बने हुए ही हैं, पर फेमस किस लिए है, वो फेमस है आपके ताजमहल के लिए। मान लीजिए कि कोई शहर है, जोधपुर शहर है, उसके अंदर क्या है, चित्र पैलेस है, उसके अंदर क्या है, मेहरानगढ़ का किला है। जयपुर हो गया, उसके अंदर क्या हो गया, हवा महल हो गया। दिल्ली हो गया, वहां पे क्या हो गया, कुतुब मीनार हो गया। तो ये ऐसी इमारतें हैं जो कि विशेष इमारतों के अंदर आती हैं। तो इस तरह की कुछ विशेष संरचनाएं, विशेष इमारतें उस समय के हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नगर के अंदर भी मिली हैं। तो उसमें से एक के बारे में इसके अंदर आपसे डिस्कस भी किया गया है। उसमें मोहनजोदाड़ो के अंदर एक क्या मिला है, विशाल स्नानागार, या इसको महान स्नानागार भी कहा गया है। क्या मिला है मोहनजोदाड़ो के अंदर, विशाल स्नानागार। सॉरी, कुछ और ओपन हो गया था। चलिए यहां पे आइए। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो का खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। अब इस इमारत को आप देखेंगे तो ये इस तरह से लगती है जैसे कि उस समय का कोई स्विमिंग पूल हो। क्यों, क्योंकि उसके अंदर इस तरह की एक आकृति, आगे मैं आपको फोटो में दिखाऊंगा, एक नीचे जमीन के अंदर खोद के तालाब नुमा आकृति बना रखी है, और उसके दोनों ही कॉर्नर पर क्या बनाई है, सीढ़ियां बनाई हैं। और उसके बाहर की तरफ क्या बना रखे हैं, रूम बना रखे हैं, जिससे क्या होता था, उसके अंदर कुएं से पानी भरा जाता था, और कुछ विशेष खास लोग उसके अंदर विशेष अवसरों पर स्नान करते होंगे, ऐसे पुरातत्वविदों का कहना है। जब एक बार वो नहा लेते थे तो वो पानी को वापस खाली कर दिया जाता था, क्योंकि उसके अंदर पानी भरने पर वो जमीन के अंदर रिस सकता था। इसलिए चारकोल की परत चढ़ा दी जाती थी उसके ऊपर, ताकि पानी का रिसाव जमीन के अंदर ना हो।
4 से 5,000 साल पहले लोग इस तरह की तकनीक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे। चलिए हाँ, अब यहाँ पे आइए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये जो हड़प्पा वाले नगर थे, हड़प्पा सभ्यता वाले, वो कहाँ कहाँ पर थे। याद कीजिए चैप्टर नंबर 1, उसके अंदर मैंने आपको मैप दिखाते वक्त ये चीज़ बताई थी कि दोस्तों ये देखिए, ये सिंधु नदी है, जो आपका पश्चिमोत्तर भाग था मैप के अंदर, भारत के मैप के ऊपर की साइड में आपने देखा होगा, पश्चिमोत्तर भाग के अंदर सिंधु नदी बहती है। सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी है? अगर चैप्टर नंबर 1 का वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कौन कौन सी थी। इसके अंदर तो 3 ही दे रखी है, दो और हैं। झेलम नदी हो गई, चिनाब नदी हो गई, रावी नदी हो गई, सतलुज नदी हो गई और व्यास नदी हो गई। ये 5 सिंधु की सहायक नदियां थी। और हमने ये भी देखा था स्टार्टिंग में जो शहर बसे थे वो किन नदियों के किनारे थे? सिंधु नदी के किनारे थे और गंगा नदी के किनारे थे। तो उसमें से हड़प्पा सभ्यता जो है, जो हड़प्पा नगर है, वो यहाँ पे बसा हुआ था। ये देखिए, आप अगर इसके अंदर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप अपनी नोटबुक के अंदर इस मैप को देखिए। ये जो सिंधु नदी है, इसकी सहायक नदी है ये रही रावी, और रावी नदी के पास में ये हड़प्पा नगर बसा हुआ है। हड़प्पा की तरह और कौन कौन से नगर थे? तो ये देखिए, यहाँ पे राखीगढ़ी था, कालीबंगा था, ठीक है, ये गंवेरी वाला था। ये इधर आइए देखिए, सिंधु नदी के पास में मोहनजोदड़ो नगर था, सोतका को था, चन्हूदड़ो था, धोलावीरा था, सूरकोतड़ा था और लोथल था। ये सारे के सारे आरंभिक नगरों के अंदर आते हैं। आपसे अगर परीक्षा में सवाल पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर कौन कौन से प्रारंभिक नगर थे, उनके नाम बताइए, तो आपको इस मैप के अंदर दिए गए ये सारे नाम बताने हैं। अच्छे से इसे नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज जो आपको लिख लेनी चाहिए या अंडरलाइन कर लेनी चाहिए, ये जो प्राचीन नगर हमें मिले हैं खुदाई के दौरान, ये अगर वर्तमान टाइम में हम देखें तो ये नगर कहाँ कहाँ पर स्थित थे। तो ये नगर देखिए आधुनिक पाकिस्तान के अंदर, आधुनिक पाकिस्तान का जो पंजाब वाला प्रांत है और सिंध वाला प्रांत है वहाँ पर, क्योंकि विभाजन से पहले तो ये सारा कुछ भारत में ही था। जब पाकिस्तान अलग हुआ तो ये पाकिस्तान का पंजाब और सिंध प्रांत अलग हो गया और अपना पंजाब अलग हो गया। इसके अलावा भारत के अंदर गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब प्रांतों में ये नगर मिले हैं। ये जो मैप के अंदर मैंने आपको नगर दिखाए थे, ये इन जगहों पे मिले हैं। इन जगहों की जब खुदाई की गई तो यहाँ पे पुरातत्वविदों को क्या मिला? लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हुए थे। इसके अलावा पत्थर के बाट मिले हैं, मुहरें मिली हैं, मनके मतलब मोती टाइप, बड़े मोती होते हैं जिनको हम मनका बोलते हैं, और तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले हैं। पत्थर के ब्लेड मतलब पत्थर को काट करके उसकी घिसाई करके उसको एकदम हथियार जैसा ब्लेड नुमा बना दिया जाता था। तो कौन कौन से नगर कहाँ पर थे ये, और वहाँ से क्या क्या मिला है, ये सारा का सारा आप या तो अलग से नोट कर लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए। इसमें से सवाल बनने की पूरी उम्मीद रहती है। चलिए, मैंने आपको नगर दुर्ग बता दिया और कुएं से पानी निकालते हैं वो बता दिया। हाँ, यहाँ पे आइए, कुछ और चीज़ें मिली हैं, जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। हड़प्पा से क्या मिला है? मकान बने हुए मिले हैं, कॉलोनियाँ मिली हैं। मोहनजोदड़ो से मकान कॉलोनी तो मिली ही है, साथ में क्या मिला है? एक विशेष विशाल स्नानागार भी मिला है। इसके अलावा कालीबंगा और लोथल, कौन सी 2 जगह है? एक तो कालीबंगा है और एक लोथल है। यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। सीधा सवाल बन जाएगा, अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो एक तो कालीबंगा से, एक लोथल से। इसके अलावा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। बड़े बड़े भंडार गृह मतलब एक आपने पढ़ा था मेहरगढ़, मेहरगढ़ के अंदर 4 कमरों का घर बना हुआ था। उसके अंदर एक कमरे के अंदर हमने देखा था कि अनाज संग्रह करके रखा जाता था, वो तो पर्टिकुलर घर के अंदर था। फिर जब आगे सभ्यता का विकास हुआ, यहाँ पे जब शासक वर्ग होने लग गए और लोग एक साथ एक जगह पे रहने लग गए, तो इन्होंने क्या किया, जो खेती करके अनाज बनता था उसको आराम से यूज कर सकें और आपातकाल के लिए उसे बचा के रख सकें, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े क्या बना दिए, ऐसे रूम टाइप बना दिए, गोदाम टाइप, और उसके अंदर क्या अनाज जो था वो संग्रह करके रख दिया। तो इस तरह के जो भंडार गृह मिले कहाँ से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से। अग्निकुंड कहाँ से मिला है? कालीबंगा और लोथल से। बस यहाँ पे यही याद रखने लायक है। आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए, यहाँ क्लियर दिखता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपनी बुक के अंदर नोट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ये है वो विशाल स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है। ये आकृति देख रहे हैं, ये तो तालाब की आकृति है यहाँ पर,
स्विमिंग पूल टाइप। और ये सीढ़ियाँ बनी हुई है और ऐसी कैसी सीढ़ियाँ ये यहाँ पर भी बनी हुई है। ये आप साइड में देख सकते हैं कमरे बने हुए हैं, है ना। इस साइड में क्या बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं। इस साइड में भी क्या बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं। और इसके अंदर क्या किया जाता था, कुएं से पानी भरा जाता था। फिर इसके अंदर नालियाँ भी बनी हुई थी। तो जस्ट बिकॉज कि इसमें से पानी लीक ना हो, इसके ऊपर चारकोल की परत कर दी जाती थी ताकि पानी रिस के जमीन में ना जाए। तो विशेष लोग किसी उत्सव वगैरह में यहाँ पे स्नान करते होंगे और उसके बाद में इसको वापस खाली कर दिया जाता था। तो ये आज से 5000 साल पहले बना हुआ स्विमिंग पूल मान सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, भवन, नाले और सड़कें, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी जानकारी दे चुका हूँ। किस तरह से होता था मैं आपको वापस समझा देता हूँ हल्का सा, ताकि आप अपने शब्दों में लिख पाएं। बाकी तो ये पूरा पैराग्राफ है। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान भवन और नालों और नगरों की स्थिति क्या थी, ठीक है, या किस तरह की जल निकास की व्यवस्था बनी हुई थी। जल निकास व्यवस्था मतलब घरों से जो अपना पानी, सीवरेज लाइन जो आज के ज़माने में हम बोलते हैं, तो जल निकासी मतलब जो भी गंदा पानी होता है यूज़ किया हुआ, वो किस तरह से शहर के अंदर से बह के और नाले के अंदर चला जाता है। तो वो व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता के अंदर किस तरह की थी, तो उसका आंसर ये होगा। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि वो किस तरह से होता था। मान लीजिए कि ये यहाँ पे घर बना हुआ है। वैसे मैं बता चुका हूँ, ये कॉलोनी है, ये पूरी एक कॉलोनी मैंने यहाँ पे बना दी। और इसके अंदर ये घर, ये घर, ये यहाँ पे घर, ठीक है, ये यहाँ पे घर, यहाँ पे घर, और ये एक बीच में हो गई बड़ी सड़क। ये हो गई बड़ी सड़क और ये हो गई इनकी छोटी सड़कें जो कि ये घरों के बीच में से निकल रही है। समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए इसके आसपास सड़क के दोनों तरफ किनारों पे क्या बना दी, नालियाँ बना दी। और ऐसी की ऐसी नालियाँ इन्होंने गलियों में से भी निकाल दी है, घरों के जस्ट बाहर से, ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। और इनमें क्या कर दिया, ढाल दे दिया। मान लीजिए यहाँ पे कोई नाला बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से भी इन्होंने घरों में, नालियों में ढाल दे दी और सड़क की नालियों में भी इन्होंने ढाल दे दी। जैसे ही सारा पानी आता था तो वो यहाँ से निकलता था बड़ी नाली में, और बड़ी नाली से कहाँ चला जाता था, नाले में चला जाता था। सब जगह से इस तरह से होता था। क्योंकि अगर हम नालियों को खुला रखेंगे तो क्या हो सकता है, उसके अंदर कोई इंसान गिर सकता है, कोई जानवर गिर सकता है, या हो सकता है उसके अंदर कोई कचरा गिर जाए जिससे कि पूरी व्यवस्था जाम हो जाए। कचरा फंस जाएगा तो वो कैसे पानी आगे जाएगा। तो ये लोग क्या करते थे, इन नालियों को ढक के रखते थे, इन नालियों को ढक के रखते थे और जगह जगह पे ऐसे होल बना देते थे इस तरह से। क्यों, ताकि जैसे होल बना दिया और होल के अंदर क्या कर दिया, इस होल वाले पार्ट को थोड़ा और डीप खोद दिया। उससे क्या हुआ, यहाँ से जैसे पानी आया या यहाँ से पानी आया, यहाँ से पानी आया, तो पानी तो ऊपर से बह के चला जाएगा, पर इस गड्ढे को अगर थोड़ा गहरा करेंगे तो उसके साथ जो बह के कचरा आएगा ना, वो इस गड्ढे में जमा हो जाएगा। तो यहाँ से ढक्कन खोला, उसको साफ किया और वापस वैसी की वैसी व्यवस्था। जिस तरह की चीज़ें आज हमको देखने को मिलती है जब हम सड़कों के ऊपर गाड़ी लेके निकलते हैं या गलियों के अंदर, तो आपने देखा होगा कि सीवरेज लाइन वाले ऐसे ढक्कन बने हुए होते हैं उनके, है ना। तो उस ढक्कन को खोल के वो सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं। तो सेम व्यवस्था उस वक्त भी बना रखी थी इन लोगों ने। तो इनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी थी, आज से 4000-5000 साल पहले भी। देखिए, जो चीज़ मैंने बोली है वही यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप मेरे बताए शब्दों में लिखेंगे तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, और आप यहाँ से अगर अपना आंसर लिखते हैं तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बस वो चीज़ है समझने की। ये एक और फोटो आपको यहाँ पे दे रखी है, ये उस वक्त की ईंटों की चुनाई की फोटो है जो हड़प्पा सभ्यता की दीवारें मिली हैं उसकी। ध्यान से देखिए कितनी अच्छी तरह से इन ईंटों को जोड़ के चुनाई की गई है ना। अब हम बात करते हैं नगरीय जीवन की। अब ये फोटो देखिए, मैं आपको पहले ऊपर जो पढ़ा है उसकी फोटोज दिखा देता हूँ। ये है, आप बुक के अंदर देख सकते हैं क्लियर इमेज। ये है वो नाले की व्यवस्था, उस वक्त की जो नाले जल निकास की व्यवस्था थी, नालियाँ और नाले की व्यवस्था, ये उसकी फोटो है। और थोड़ा नीचे ये देखिए कुआं। आप अपने गाँवों के अंदर पुराने कुएँ देखिएगा, इसी तरह के कुछ बने हुए होते हैं, खड्डा होता है और साइड में क्या दे देते हैं ये लोग, बाउंड्री बना देते हैं। तो इस तरह के कुएँ उस समय में भी मिले हैं। अब आइए नगरीय जीवन के बारे में जानते हैं। नगरीय जीवन, नगर, गांव के अंदर क्या हो सकता है। गांव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि खेती कर लो, पशुपालन कर लो, या छोटा मोटा कोई कुटीर उद्योग कर लो। अगर आप शहर के अंदर आए हैं तो हम अगर आज के शहर की बातें करें तो हमारे पास क्या है,
अनाज वगैरह, दूध वगैरह, ये सब तो हम अभी भी किसानों से लेते हैं, पर हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे बाजार बना रखे हैं चीज़ों को बेचने के लिए। हमने यहाँ पे फैक्ट्रियाँ खोल रखी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ खोल रखी हैं, जो क्या करती हैं, या तो नया सामान बनाती हैं जिसे हम भी यूज़ करते हैं और विदेशों में भी बेचा जाता है, या फिर जो हमारे पास नहीं है उसको खरीद के यहाँ पे लाते हैं और फिर उसको बेचते हैं। तो इसी तरह की चीज़ें उसके नगरीय जीवन में भी होती थी। किसके? हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उसके नगरीय जीवन में भी इस तरह की चीज़ें होती थी। कुछ लोग जो अमीर हो गए थे, कुछ लोग जो कि शासक वर्ग के अंदर आ गए थे, वो अपने लोगों को पड़ोस के शहरों में, ठीक है, पड़ोस के देशों में भेजते थे और वहाँ से बहुमूल्य चीज़ें मंगवाते थे। जो मेरे पास है वो मुझे मंगवाने की नीड नहीं है, पर जो मेरे पास नहीं है वो हम बाहर से मंगवाएंगे। मान लीजिए कि इनके शहर के अंदर बाहर से कोई आदमी आया और वो यहाँ से कुछ चीज़ें खरीद के ले गया, पर जब वो आया तो इन्होंने देखा कि उसने गले में कोई ऐसे हार वगैरह पहन रखा था या कानों में कुछ पहन रखा था, आभूषण सोने या चांदी के या किसी भी चीज़ के, जो हमारे पास नहीं है। तो यहाँ के लोगों ने देखा कि यार इनके पास तो बहुत बढ़िया चीज़ है, तो उन्होंने क्या किया, अपना सामान देने के बदले उनसे उनका सामान लेना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से वहाँ से क्या क्या आया, इस तरह से वहाँ से हथियार आए, औजार आए, वहाँ की मुद्राएं आई, और क्या आया, वहाँ के आभूषण आए, गहने आए, और साथ ही वहाँ की किस्से कहानियाँ आई। क्योंकि उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट वगैरह तो था नहीं कि भाई गूगल करके देख लिया कि उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। वहाँ से जब लोग आते थे तो वो बताते होंगे भाई हमारे शहर में तो डायनासोर है, हाँ मज़ा कर रहा हूँ, कि हमारे शहर में तो ये है, हमारे यहाँ तो इस तरह की बिल्डिंग बनी हुई है, हमारा राजा तो हमारे लिए ये करता है, हमारे यहाँ तो खाने में ये चीज़ें खाते हैं। तो यहाँ की बात उधर और वहाँ की बात इधर, ये कैसे संभव हुई, जब लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पे यात्राएं की और अपना सामान उधर बेचा और उधर का सामान अपने यहाँ पे खरीदा। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर होती थी। अब यहाँ पे आप नोट कीजिए कि वहाँ से क्या क्या ये लेके आए हैं। धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें वहाँ पे शासक लोग मंगवाते थे। और शासक लोग क्या करते थे, वो इमारतें बनवाते थे। शासक लोग क्या करते होंगे, वहाँ पर नगर की खास इमारतें बनवाते थे। अगर मेरे पास खूब सारा पैसा है तो मुझे लगेगा ना कि यार मैं कुछ बढ़िया बना देता हूँ जिससे मेरा नाम अमर हो जाए, है ना। तो जैसे कि ताजमहल बना हुआ है ना, चित्र पैलेस बना हुआ है, लाल किला बना हुआ है, और कुतुब मीनार, हवा महल, ये सारी चीज़ें कब बनी हुई? जब राजा के पास बहुत सारा पैसा था, उसको टेंशन नहीं थी कि मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा या मैं क्या कमा के खाऊंगा। तो आम आदमी कभी इमारतें नहीं बनवाता था। हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। खास लोग, शासक लोग क्या करते थे, नगर में रह के इस तरह की इमारतें बनाते थे और अपने लोगों को भेज के बाहर से दूसरा सामान मंगवाते थे। इसके साथ में यहाँ पे क्या होते थे, इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो कि बच नहीं पाई। लिपिक मतलब लिखने वाला, लिपिक मतलब लिखने वाला, चाहे वो किसी पे भी लिख रहा है। खास वस्तुओं पे जो लिखता है ना, जैसे कि कोई सिक्का हो गया, मुहर हो गई, मटका हो गया, कोई बर्तन हो गया, कोई औजार हो गया, उसके ऊपर जो डिज़ाइन बना के जो लिखता है या खोद खोद के लिखता है या लिपिबद्ध करता है किसी चीज़ को, उसको लिपिक कहते हैं। लिपि के बारे में हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। तो चीज़ों के ऊपर जो लिपि बनाता है या लिखता है उसको हम लिपिक बोलते हैं। मेन लिपिकों के उदाहरण हमको कहाँ से मिले हैं? मुहरों से। मुहरों के ऊपर उन्होंने जो खुदाई करके लिखी थी, स्पेशली उन लोगों को लिपिक बोलते थे। शायद कुछ और चीज़ों पे भी उन्होंने लिखा होगा, पर इतने हजारों साल बीत गए तो मे भी वो चीज़ हमें प्राप्त ना हुई हो। इसके अलावा वहाँ पे कौन रहता था? इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। शिल्पकार मतलब जो कुछ विशेष वस्तुओं को बनाते हैं, चाहे लोहे से बनाई, चाहे लकड़ी से बनाई, चाहे पत्थर से बनाई, चाहे घास फूस से बनाई, कोई भी ऐसी चीज़ जो लोग बनाते थे उनको ही हम शिल्पकार कहते हैं। पहले पढ़ चुके हैं वैसे हम। जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे और लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं साथ लाते थे, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। और किस्से कहानियाँ भी लाते थे। साथ में वो क्या लाते थे? मिट्टी के खिलौने भी लाते थे जिनसे बच्चे खेलते होंगे। मान लीजिए वहाँ पे खिलौने मिले, अब बच्चे भी खेल सकते हैं या वो सजाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक देश से दूसरे देश गया, मुझे वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ मिली जो मेरे देश में नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? वो खरीद के अपने साथ में लेके आऊँगा। तो ये लोग जो थे नगर के अंदर, तो नगर के अंदर शासक वर्ग रहता था, नगर के अंदर लिपिक रहते थे, नगर के अंदर शिल्पकार रहते थे, और कुछ ऐसे लोग रहते थे जो कि सामान का आय व्यय करते थे, मतलब एक जगह से खरीदना और दूसरी जगह पे बेचना। तो वो साथ में क्या लाते थे? आभूषण लाते थे, गहने लाते थे,
वहाँ की किस्से कहानियाँ लाते थे और कुछ मिट्टी के खिलौने भी वहाँ पर मिले हैं जो अंदाज़ा लगाते कि शायद बच्चे इनसे खेलते होंगे, क्योंकि अभी की तरह बैट बॉल और ये सारी चीज़ें तो मे भी उस वक्त ना हो, लूडो, सांप सीढ़ी, वीडियो गेम्स, ये तो उस वक्त नहीं थी। आप लकी हैं कि आपको ये चीज़ें मिली हैं, पर मनोरंजन के लिए कुछ तो चाहिए ही होता था, तो शायद बच्चे इन मिट्टी के खिलौने से खेलते होंगे। अब ये मैंने आपको क्यों बोला है और क्यों अंडरलाइन किया है, अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता में नगर जीवन कैसा था, तो ये जो मैंने आपको बोला है उसको एज इट इज़ आपको लिख देना है, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ तक हो गया। हाँ, ये देखिए कुछ एग्जाम्पल, ये तो मिले हैं हमको मिट्टी के खिलौने, है ना। ये कुछ नहीं है साइड में, जो मैंने आपको ऊपर बताए थे कुएं वगैरह, नाले वगैरह, उसी की डिटेल्स दे रखी है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बार बार एक चीज़ को नहीं पढ़ना है, अगर अच्छे से समझ में आ जाती है तो ये मिल गए आपको खिलौने मिट्टी के। और ये यहाँ पे एक मुहर मिली है, मुहर के बारे में ऑलरेडी बहुत अच्छे से चैप्टर नंबर 2 में बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से। तो ये एक धातु की मुहर है या पत्थर की, इसके ऊपर ये जानवर की फोटो बनी हुई है और ये कुछ लिखा हुआ है अलग अलग आकृतियों के अंदर, शायद ये मछली का चित्र है, ये शायद कोई पत्ता बना हुआ है ना, आप देखिए उसके अंदर। तो ये जो इनकी लिपि है, इसको पुरातत्वविद और वैज्ञानिक अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। जो हमारे इतिहासकार हैं, जो पुरातत्वविद हैं, ये मोहर तो उनको मिल गई, पर इसके ऊपर ये लिखा हुआ क्या है वो अभी तक इसको नहीं जान पाए हैं। ये हड़प्पा सभ्यता की मोहर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नगर और नए शिल्प। चैप्टर नंबर 1 और 2 को याद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिला था, पत्थर के औजार मिले थे, है ना, जानवरों की हड्डियों के औजार मिले थे और कुछ बर्तन मिले थे हमें, है ना, मिट्टी के बर्तन बने हुए थे जिनके ऊपर अलग अलग ब्लैक कलर की डिजाइन्स बनी हुई थी। फिर जब सभ्यता नगर आगे बढ़ा, नए नए नगरों का विकास हुआ, तो वहाँ पर नई नई चीज़ें भी बनी होंगी। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि आभूषण आते थे, सोने चांदी की वस्तुएं आती थी। तो जैसे ही ये नगर बसा तो इन लोगों ने नई नई चीज़ें बनाना भी स्टार्ट किया। 3 मेन चीज़ें मिली हैं, एक तो पत्थर के बाट मिले हैं, पत्थर के मनके मिले हैं, गहने आभूषण भी मिले हैं, और साथ में क्या मिला है, सोने की फलक मिली है। ये चीज़ें मिलने से ही तो पता चलता था कि सोने और चांदी का भी व्यापार होता था। तो इधर यही बताया गया है कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ अंडरलाइन करने लायक है, इसको आप अच्छे से देखिए, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। पुरातत्वविदों को वहाँ पर जो चीज़ें मिली हैं, लिख लीजिए अगर साथ में चाहे तो, पुरातत्वविदों को वहाँ पर जो चीज़ें मिली हैं उनमें से अधिकतर किसकी बनी हुई है, पत्थर की बनी हुई है, शंख की, जो हमको पानी के अंदर शंख मिलता है उसी की बात हो रही है, तांबे की बनी हुई है, कांसे की बनी हुई है, सोने और चांदी की बनी हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन सी धातुओं से परिचित थे, तो उसके अंदर आंसर होगा तांबा, कांसा, सोना और चांदी, याद रहेगा। तो और वहाँ पर किन किन चीज़ों से बनी चीज़ें मिली हैं, तो पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोना और चांदी। अब मैं बताता हूँ आपको तांबे और कांसे का क्या क्या मिला है। तांबे और कांसे से औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, गहने और बर्तन मिले हैं। गहने मिले हैं, आभूषण, बर्तन मिले हैं, हथियार मिले हैं, औजार मिले हैं, किसके, तांबे और कांसे के। 2 धातुएं अब और है हमारे पास, कौन सी, सोना और चांदी। तो सोना और चांदी से क्या मिले हैं, गहने और बर्तन। ये आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से याद रखना है, 2 अलग अलग लाइन में लिख लीजिएगा। सोने और चांदी से क्या क्या बना हुआ मिला है, और तांबे और कांसे और पत्थर से क्या क्या बना हुआ मिला है, दैट्स इट। यहाँ पर मिली सबसे आकर्षक वस्तुएं जो मैंने अभी आपको बताया, मनके, बाट और फलक। ये तो हो गए आपके मनके। ये इमेज देखिए, यहाँ पर ये जो बीच में जुड़ा हुआ सा दिख रहा है ना, ये माला टाइप है, ये मनके हैं, और इसके अंदर ऐसे धागे वगैरह डाल के ये हार वगैरह बना लेते होंगे। ये सोने के फलक, एकदम ऐसे पिन टाइप आकृति, सोने की एकदम फलक टाइप में, ठीक है, एक हिस्सा, तीखा हिस्सा, इस टाइप के मिले हैं। और ये मिले हैं बाट। अगर आपको पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता में मिले हुए बाट किस पत्थर से बने हुए थे, तो वो चर्ट पत्थर से बने हुए थे। चर्ट एक पत्थर होता है चमकीला सा, वाइट और एकदम थोड़ा ठोस, कठोर, उसके ये बाट बनाते थे। क्योंकि ज़्यादा बड़े बाट नहीं थे, तो पुरातत्वविदों ने आइडिया लगाया कि ये जो बाट हैं ये सोने चांदी या कुछ आभूषण वगैरह को तोलने के लिए किया जाता था। अब अगर 10 किलो का धान का कट्टा, है ना, गेहूं का कट्टा लेके आ जाते, तो ये छोटे बाटों से तो तोल नहीं सकते थे, इसलिए बहुमूल्य वस्तुओं को तोलने के लिए ये लोग चर्ट पत्थर से बने बाटों का यूज करते होंगे। ये देखिए किस तरह से बना हुआ है, एकदम वर्गाकार टाइप में, है ना,
चलिए, गहने हो गए, फलक हो गए, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। मनके कैसे बनते थे? पत्थर का टुकड़ा होता था, उसको घिस के गोल बनाया जाता था, ठीक है, उसको इतना रगड़ते थे वो चमक भी जाता था, एकदम सपाट हो जाता था, चिकना, फिर उसके अंदर छेद कर दिया जाता था। इस तरह से मनके बनाए जाते थे। और वहां से क्या मिला है? मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, लाल मिट्टी के बर्तन। आप पेज नंबर 6 जो चैप्टर नंबर आपका 1 था उसके अंदर आपने देखा भी होगा। अब इधर एक और चीज के बारे में बताया गया है, देखिए कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति की मूर्ति मिली है जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है, और उसमें इसने क्या है? कढ़ाईदार वस्त्र पहन रखे हैं। सिंपल समझ सकते हैं ना, किताब की लैंग्वेज में पढ़ने की नीड नहीं है। ये एक अंकल जी की फोटो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये एक्चुअली एक मूर्ति है। ये जो अंकल जी की फोटो दिख रही है जो ऐसे एकदम अकड़ के खड़े हैं, ये एक मूर्ति है जो कि किसी मूर्तिकार ने बनाई होगी। अब इसकी देखिए आप, उस वक्त के लोगों के पास, हमें क्या पता कि उस वक्त के लोग शेविंग करते होंगे नहीं करते होंगे, क्या पता उनकी यहाँ तक पेड़ तक घुटने तक दाढ़ी होगी, पर हमको कैसे पता चल जाता है कि वो लोग ढंग से रहा करते होंगे? उस वक्त की जो चीज़ें मिली है। अब इसमें इसने एकदम वेल सेटल्ड, एकदम इसकी दाढ़ी है एकदम बढ़िया, और इसने एक साइड में से कपड़ा पहन रखा है कढ़ाईदार। कढ़ाईदार लड़कियां तो समझ आएगी, लड़कों को बताता हूँ। अपनी मम्मी या मौसी कोई खाली कपड़े के ऊपर इस तरह से डिज़ाइन करती है धागा लेके, और उसके ऊपर, तो उसको कढ़ाई करना बोलते हैं ना, अलग अलग डिज़ाइन बनाए। तो इन अंकल ने जो कपड़ा पहन रखा है वो कढ़ाईदार वस्त्र वाला कपड़ा पहन रखा है, और ये मूर्ति है जो किसी विशेषज्ञ ने बनाई है। विशेषज्ञ आगे वैसे परिभाषा आएगी। विशेषज्ञ मतलब ये होता है जिसने किसी खास चीज़ की ट्रेनिंग ली हो और वो उसमें एकदम एक्सपर्ट हो, उसको बनाने में, उसकी बारीकियों के बारे में उसको ए से जेड तक सब कुछ पता हो। किसी भी चीज़ का विशेषज्ञ हो सकता है, आपके किसी पढ़ाई के अंदर, किसी खेल के अंदर, है ना, कोई वैज्ञानिक हो सकता है। तो जो अपने कार्य में एकदम एक्सपर्ट हो, है ना, एक्सपर्ट का मतलब ही वही होता है वैसे, जो अपने कार्य को एकदम अच्छी तरह से जानता हो, रात दिन उस कार्य को करता हो, उसको अच्छे से सीखा हो, वो विशेषज्ञ कहलाता है। इसकी परिभाषा पूछें तो ये आप लिख सकते हैं। एक और चीज, ये जो कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की मूर्ति है, ये किस नगर से मिली है? हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो? तो आंसर क्या होगा? मोहनजोदाड़ो। ये मोहनजोदाड़ो से मिली है। अब इसमें एक और चीज बताइए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। संभवतः 7000 साल पहले, चैप्टर नंबर 2 में मेहरगढ़ नामक नगर के बारे में हमने पढ़ा है, कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी की एक फूलदान के ढक्कन में तथा कुछ तांबे की वस्तुओं के अंदर चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयोंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता के अंदर सूत काटने का काम किससे करते थे, तो वहां पर फेयंस की बनी हुई और पक्की मिट्टी की बनी हुई तकलियां मिली हैं। तकलियां क्या होती है मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, इस तरह की एक गोल आकृति होती है, एक चक्री बनी हुई होती है, और चक्री के बीच में से एक तीखी ऐसी डंडी बनी हुई होती है। थोड़े से पुराने जमाने में चले तो सूत किससे काटते थे? चरखे से। जो गांधी जी बोलते थे सूत काटने का चरखा, कपास के अंदर से जो रुई निकलती है उसे चरखे से धागा बनाया जाता था और फिर उसको कपड़ा बनाया जाता था। तो जब चरखा भी नहीं था तो उस वक्त के लोग इस तरह के औजार से, जिसको तकली बोलते हैं, इससे कपास के पौधे से जो है धागा बनाते थे और उससे वस्त्र बनाते थे। तो ये तकलियां किसकी बनी होती थी? फेयंस की और पक्की मिट्टी की। फेयंस क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा, आप साथ में बने रहिए। अब ये बोल रहे हैं 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी की एक फूलदान के ढक्कन में मिले हैं। ये तो हमें पता चल गया कि 7000 साल पहले जो है मेहरगढ़ के अंदर कपास की खेती होती थी। पर कपास से वस्त्र के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। एक तो फूलदान के ढक्कन से। फूलदान क्या होता है? आपका पॉट, जो फूल डालने का बर्तन होता है ना, इस तरह का एक पॉट। पॉट के ढक्कन से एक तो इनको जो है धागे के टुकड़े मिले हैं, ऐसे वस्त्र के धागे मिले हैं, टुकड़े मिले हैं, और साथ ही इस तरह के तांबे की अन्य वस्तु से भी मिले हैं। जब उनको पता लगाया गया कि कितने साल पुराने हैं तो उनका टाइम पीरियड क्या निकला, जो हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड है वो। इससे उन्होंने क्या आइडिया लगाया कि उस वक्त के लोग जो हैं कपड़ों से, वस्त्र से परिचित थे। दूसरा सबूत क्या है इसका? वो जो अंकल जी हैं जो कि ये ड्रेस पहन के बैठे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए, जो मैं आपको विशेषज्ञ बता रहा था वही चीज़ है। वैसे जो मैंने आपको परिभाषा बताई है वो लिख लीजिए, बेस्ट है। फिर भी उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ।
विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। पच्चीकारी मतलब डिजाइनिंग करना, ठीक है। ये सब चीज़ें कौन कर सकता है? विशेषज्ञ कर सकता है। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि वो जो अंकल जी की मूर्ति है उस आदमी की, कितनी एकदम मस्त बनाई है कि एकदम ऐसे अकड़ के खड़ा है, उसकी बढ़िया दाढ़ी वाड़ी बनी हुई है और कपड़े वपड़े पहन के एकदम शान से खड़ा है। तो वो किसी मूर्तिकार की बनाई हुई हो सकती है जो कि मूर्ति का विशेषज्ञ होगा। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। सिंपल बात है, जो मैं कर सकता हूँ शायद कोई और नहीं कर सकता, जो कोई डॉक्टर कर सकता है वो इंजीनियर नहीं कर सकता, है ना। जो क्रिकेट खिलाड़ी कर सकता है वो फुटबॉल खिलाड़ी क्रिकेट में नहीं कर सकता। तो हर फील्ड का एक विशेषज्ञ होता है। और ये विशेषज्ञ कौन हो सकते हैं? स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं। बस यहाँ पे यही बताया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पे आइए फेयंस। फेयंस क्या होता है? फेयंस में आपको सिंपल बताता हूँ, बालू की मिट्टी होती है ना। बालू जो मिट्टी होती है आजकल तो हमें देखने को मिल ही जाती है। बालू की मिट्टी या फिर जो क्वार्ट्ज खनिज होता है, क्वार्ट्ज खनिज होता है जिसको हम स्फटिक का पत्थर भी बोल सकते हैं, इसके अंदर है स्फटिक का पत्थर होता है, क्वार्ट्ज खनिज। उसको आप कभी देखना एकदम ऐसे चमकीला सा और थोड़ा कम मजबूत ऐसे पत्थर होता है, उसका क्या कर दिया जाता है? चूर्ण कर दिया जाता है, एकदम वाइट चूर्ण बन जाता है उसका। तो उस मिट्टी के अंदर या उस स्फटिक के पत्थर के चूर्ण के अंदर, है ना, वो उसका जो चूर्ण हो जाता है, उसका जो चूरा हो जाता था, उसके अंदर ये लोग गोंद मिलाते थे। गोंद मिला के एक पदार्थ बन जाता था जिससे उसको कैसे भी मोड़ तोड़ के नई चीज़ें बना सकते हैं। फिर वो जो पदार्थ बन जाता था गोंद मिलाने से, उससे ये लोग क्या करते थे? खिलौने बनाते थे या आभूषण बनाते थे, ठीक है। या तो खिलौने बनाते थे या आभूषण बनाते थे। मैंने आपको ऊपर फोटो भी दिखाई थी ना, तो इस तरह की चीज़ें फेयंस से बनाई जाती थी। अब इससे और क्या क्या बनता था, उसको क्या बोलते थे, ये देख लीजिए। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। पत्थर और शंख, शंख मिलते थे बारिश के अंदर या ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई तालाब हो, नदी वगैरह हो, तो वहाँ पे, या बजरी के अंदर, मेनली आप बजरी के अंदर ऐसे हाथ डाल के खेलते हैं। हम तो बहुत खेलते थे, आप लोगों का पता नहीं। तो हमको एक छोटे छोटे ऐसे शंख मिलते थे जिनको देख के हम बहुत खुश होते थे। तो उस वक्त के लोग क्या करते होंगे? उन शंख का प्रयोग या तो घरों के अंदर रखने के लिए या उनसे कोई आभूषण, माला वगैरह, हाथ में ब्रेसलेट वगैरह बनाने के लिए करते होंगे। तो पत्थर और शंख तो प्राकृतिक तौर पर मिल जाते थे, परंतु लोग क्या है, उनको पता चला होगा कि भाई ये हाथों में पहनने के लिए ऐसे राउंड राउंड कुछ बनाना है या हार बनाना है। तो उन्होंने ये आविष्कार किया। उन्होंने क्या किया? फेयंस का प्रयोग किया। फेयंस कैसे तैयार होते थे? कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। क्यों चढ़ाई जाती थी चिकनी परत? एक तो वो थोड़े मजबूत हो जाए, है ना, और दूसरा वो थोड़े शाइन करें, थोड़े अच्छे लगे। इस चिकनी परत के रंग प्राय कैसे होते थे? नीले या हल्के समुद्री होते थे। फेयंस से मेन क्या क्या बनते थे? मनके बनते थे, चूड़ियाँ बनती थी, बाले बनते थे, छोटे बर्तन बनते थे, और साथ ही साथ क्या बन सकते थे? खिलौने भी बन सकते थे। तो ये फेयंस तक हो गया दोस्तों। आज का चैप्टर हम यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो शायद बोरिंग लगे। तो जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उसके अच्छे से आप नोटबुक के अंदर नोट्स बना लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, वीडियो को 2 बार देखिए, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। उसके बाद में आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो परीक्षा तक आपके हर चैप्टर को, हर सब्जेक्ट को अच्छे से यहाँ पे आपको करवा दिया जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए वीडियो टाइम से मिल जाए। मैं जल्दी मिलूँगा आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक आराम से खाइए, पिए, आराम कीजिए और साथ में टाइम निकाल के अच्छे से पढ़ाई भी कीजिए। चलिए।